तो चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सेम रहती है। आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर ले या आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर ले तो चार्ज मास रेशियो क्या क्या होती है, सेम रहती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इतने है, हमेशा ही चार्ज रहेगा। इस चार्ज को कोई दूसरा गैस या इलेक्ट्रोड चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह ये जो मास है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कोई भी गैस या अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम अपनी दूसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। इस टॉपिक के अंदर हम लगभग तकरीबन 14 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किस चीज़ का, कैथोड रेस का। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, पार्टिकल नेचर। ये जो कैथोड रेज है इसकी जो बिहेवियर है वो पार्टिकल जैसा है। क्या मतलब? इट कैन रोटेट अ स्मॉल पेडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ, दिस प्रूव दैट दे हैव पार्टिकल नेचर व्हिच हैव मोमेंटम। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो कैथोड रेज है इसका जो बिहेवियर है वो पार्टिकल जैसा है? तो हमने क्या किया, ये मेरे पास एक जो आपके पास जो कैथोड है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक दिया था। अब एक कैथोड है, इसके रास्ते में मैंने क्या किया, एक स्मॉल छोटा सा पेडल रखा। अब इससे निकलने वाले जो रेज है, जो कैथोड रेज हैं, जब ये इस पेडल के ऊपर पड़ती हैं तो इसको रोटेट करना शुरू कर देता है। इसको क्या करता है, रोटेट करता है, घुमाता है इसको। दूसरी बात, अगर इसको आगे की तरफ धकेलता है, आगे की तरफ धकेलता है मतलब इसके ऊपर जब रेज, ये जो कैथोड रेज जब पड़ती हैं तो इसको तो एक घुमाता है और आगे की तरफ इसका जो मोमेंट है वो शो होता है आगे की तरफ। तो ये शो कर रहा है कि ये जो कैथोड रेज है, यहां से निकलने वाली जो कैथोड रेज है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या, इनका एक खास मोमेंटम है। क्या है? इनका एक खास मोमेंटम है। मोमेंटम आपको पता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब ये यहां से जो कैथोड रेज निकलने वाली जो रेज हैं, इनकी खास मास है और इनकी खास वेलोसिटी है। और मोमेंटम किस चीज की होती है? पार्टिकल की होती है। तो ये यहां से साबित हुआ जब हमने इसके रास्ते में एक छोटा सा पेडल रखा, एक लाइट पेडल रखा, तो उसने उस पेडल के ऊपर पड़ने के बाद उस पेडल को रोटेट कर दिया, उसको आगे की तरफ धकेल दिया। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ये जो कैथोड रेज है ये हीटिंग इफेक्ट काज करती हैं। क्या मतलब है? अब ये जो मैंने यहाँ पे जब एक कंकेव कैथोड से निकलती है, कंकेव कैथोड का यहाँ से हम कंकेव कैथोड इस वजह से हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो कंकेव कैथोड है, इससे जो निकलने वाले रेज हैं वो क्या करते हैं, इस रेज को एक जगह पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं। फोकस होने के बाद ये रेज जब इस मेटल के ऊपर पड़ती हैं, ये रेज जब इस मेटल के ऊपर पड़ती हैं, इस मेटल को मैंने लिया है प्लैटिनम फॉयल, लिया है, एक मेटल लिया है। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये गर्म हो जाती हैं। और ये गर्म किस वजह से होती है? इस रेज की वजह से। जब ये प्लैटिनम फॉयल पर पड़ती हैं तो वहां पे एक चमक पैदा करती है, एक ग्लो पैदा करती है। तो ये शो कर रहा है कि जो कैथोड रेस का जो खासियत है वो क्या है, वो हीटिंग इफेक्ट है। मतलब ये इस सब्सटेंस का टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, कास्टिंग शेडो। मतलब ये क्या करता है, एक साया बनाता है, एक शेडो बनाता है। अब यहां पर it forms shadow when an opaque object is placed in their path. This proves that they travel in straight line. कास्टिंग शेडो का मतलब यह है कि ये जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, ये जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को ओपेक होना चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका दूसरा साइड हमें नजर नहीं आते। जैसे कि ये जो मेरा हाथ है, अब ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ क्या उस साइड मुझे नजर नहीं आता है, तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे के पास लकड़ी, दीवार, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा है। तो ये जो ओपेक सब्जेक्ट है नॉन ट्रांसपेरेंट है। अब यहां पर मैंने इस
कैथोड रेज के इस यहाँ पे कैथोड है, कैथोड से निकलने वाले जो कैथोड रेज हैं, इसके रास्ते में मैंने एक बाल्टी रखी, एक आम बाल्टी रखी। तो यहाँ पे ये जो रेज यहाँ से निकलने वाले रेज जब इसके ऊपर पड़ती हैं इस बाल्टी के ऊपर, तो यहाँ पे हमें इस बाल्टी का क्या नजर आता है, एक शेडो नजर आता है, हमें एक साया नजर आता है। तो ये शेडो बनाने का मकसद है कि ये जो रेज है इनके अंदर कौन सी खासियत मौजूद है, इनके अंदर खासियत ये मौजूद है कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रेवल करती है। जैसे कि अभी ये जो मेरे हेड पे पड़ने वाली जो रेज है, जो यहाँ से वो लाइट से निकल रहे, जो लाइट रेज हैं मेरे सर पे पड़ने के बाद यहाँ पे क्या बना रहे, एक शेडो बना रहा है। तो क्योंकि जो आपके पास जो हेड है वो क्या है, ओपेक है, उसका जो दूसरा साइड वो हमें नजर नहीं आता है। अगर ये जो रेज है जो आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में अगर ये स्ट्रेट नहीं जाती तो यहाँ पे फिर शेडो ना बनता। तो ये चीज ये शो कर रहे, साबित कर रहे कि जो शेडो का फॉर्मेशन ये क्या करता है, ये क्या बता रहा है हमें कि जो रेज है ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट शो करती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम कैथोड रेज के ऊपर जिस ट्यूब के अंदर ये ट्रेवल करती हैं, जिस ट्यूब के अंदर ये बनती है, जब उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब, पहले तो ये समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। दो प्लेट के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो एरिया होती हैं, जो रीजन होती हैं, जिसको हम फील्ड कहते हैं, वहां पे एक उस एरिया पे क्या होता है, उस एरिया के ऊपर क्या होता है, करंट का असरात होते हैं। तो उस एरिया को हम कहते हैं कि ये करंट का क्या है, इस एरिया में करंट का क्या है, इस एरिया के ऊपर असरात हैं। तो उस एरिया को, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये पॉजिटिव जो अब कैथोड है ये क्या है, एनोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां भी दो प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां भी फील्ड मौजूद है, यहां भी फील्ड मौजूद है, लेकिन ये है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो निकलने वाले रेज है ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दो प्लेट अप्लाई करते हैं, एक है पॉजिटिव प्लेट और एक है नेगेटिव प्लेट। अब इनके दरमियान ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान एक फील्ड पैदा होगी, एक करंट का एक एरिया पैदा होगी। अब इसके अंदर अब यहां पर इस कैथोड से जब रेज निकलेंगे, ये रेज किस तरफ जाएंगे, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है, यहां पर जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये क्या होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद ये क्या होंगे, इस प्लेट की तरफ क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे, इसकी तरफ क्या होंगे, बेंड होना शुरू हो जाएंगे इस तरफ। तो क्या ये शो कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव प्लेट है, ये रेज जो है इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहा था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव प्लेट है उस तरफ बेंट हो गए। तो ये शो कर रहा है कि इसके रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इस रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब यहां पर दूसरे स्टूडेंट ये इनकी जेहन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि यहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहां पे भी इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, इसको इस एनोड की तरफ आना चाहिए था, लेकिन याद रखना ये जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है ये स्ट्रॉन्गर है इस इंटरनल फील्ड से। ये जो एक्सटर्नल ई से एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस वजह से ये क्या होता है, इस प्लेट की तरफ रोटेट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। अगर ये जो एक्सटर्नल फील्ड है अगर ये वीक होता इंटरनल फील्ड से, तो ये फिर क्या होता, ये रेज बेंड नहीं होते, ये इस प्लेट की तरफ सीधा आते। तो ये हो गए प्रॉपर्टी नंबर 5, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, पेनिट्रेशन का मतलब है ये जो कैथोड रेज है जब इसका हम किसी चीज के ऊपर इसका बम्बारमेंट करवाते हैं उससे क्या करते हैं, ये उससे निकल सकते हैं।
अब इसका कथा मकसद नहीं है कि ये हर चीज़ से पास हो सकती है, कि ये दीवार से भी पास हो सकती है, किसी लकड़ी से भी पास हो सकती है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जो आपके पास जो थिन मेटल है जिसके थर्ड रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, ये सिर्फ एक थिन एक पतला मेटल जो फॉयल है उससे पास हो सकती हैं। वो कौन सा है? जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है अल्युमिनियम या गोल्ड फॉयल। ये बिल्कुल क्या है? पतला है, थिन है। जैसे कि ये की थोड़ी सी जब यहाँ से निकलती हैं, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, ये मेरे पास क्या है? अल्युमिनियम या गोल्ड फॉयल या कोई और जो आपके पास मेटल फॉयल, उसको समझे। ये जब यहाँ से इसके ऊपर जब बम्बारमेंट हम इसका करवाते हैं तो क्या होती है? इससे पास हो जाती है। क्या होती है? पास हो जाती है। तो ये कैथोड रेज ये पास होना ये शो कर रहा है कि इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है? ज्यादा है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस। ये क्या पैदा करती है? फ्लोरेसेंस पैदा करती है, मतलब चमक पैदा करती है। ये एक चमक पैदा करती है, एक लाइट पैदा करती है। जैसे कि दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब या रेयर अर्थ्स और एंड मिनरल्स व्हेन फ्लास्ट इन देयर पाथ। स्टूडेंट, जब हम इनके ये जो यहाँ से जो कैथोड से निकलने वाली जो रेज है, जब इसके रास्ते में जब हम क्या करते, कोई मिनरल्स रख दे या कोई जो आपके पास रेयर अर्थ आपके पास जो एक्टिनाइड जो है, जब ये हम इसके रास्ते में रखते हैं तो ये यहाँ पे क्या होते हैं? इसके साथ स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है? एक ग्रीनिश पैदा करती, एक लाइट पैदा करती, एक चमक पैदा करती हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के साथ ये जो कैथोड रेज जो यहाँ से निकल रही, जब ये इस ग्लास ट्यूब के साथ इसको हिट किया इस ग्लास ट्यूब को, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ग्रीन लाइट पैदा होगी। ये तो ये यहाँ पर भी पैदा हो सकती है। अगर उस मिनरल को या उस रेयर अर्थ को अगर हम यहाँ पर रख दें, तब भी यहाँ पे क्या हो सकती है? एक ग्रीन, एक चमक पैदा हो सकती है। जब स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर ये जो एल्यूमिना है, जब इसको हम इसके रास्ते में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये ग्लो रेड हो जाता है। ग्लो रेड, इसका जो चमक है, इसका जो कलर है वो कैसे हो जाता है? ग्लो रेड। इसी तरह जब हम उसको टिन को रखते हैं, तो टिन क्या हो जाता है? उसका जो कलर है, उसको जो ग्लो जो पैदा होती है, जो चमक पैदा होती है, वो ग्लो येलो कलर की पैदा होती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। आने वाले जो टॉपिक उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, उस सिर्फ एक्सरे के ऊपर बात होगी। ये जो एक्सरे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कैथोड रेज है, ये एक्सरे की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एनोड है, एक्सरे प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो एनोड है वो एनोड होना चाहिए हाई एटॉमिक मासेस वाला। जैसे कि टंगस्टन है, वो एलिमेंट, वो एटम जिसका एटॉमिक मास क्या हो? ज्यादा हो। वो एटम जब आप एनोड में इस्तेमाल करोगे, वहां पे फिर जब ये कैथोड रेज जब इस एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगे, इसको हिट करेंगे, तो यहां पर क्या पैदा होगा? एक्सरेज पैदा होगा। इट कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक एनोड, पार्टिकुलरली खास तौर पर विथ लार्ज एटॉमिक मास, जिसका मास क्या हो? ज्यादा हो। अब जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। इट कैन आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, मतलब ये गैसेस को क्या कर सकते हैं? आयनाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने इनके रास्ते में एक नियोन गैस रखा है। जब ये रेज इस नियोन के ऊपर पड़ती हैं तो इस नियोन गैस के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकाल देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेज जब इसके ऊपर पड़ी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उसको निकाल दिया। और जब आपको पता है, जब एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं उसको पॉजिटिव शक्ल में, उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है? आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैस को आयनाइज कर देते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कैथोड रेज के ऊपर जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये यहां से मतलब कैथोड रेज निकल रहे हैं, हमें तो पता है कि स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इस रेज के ऊपर
इस रेज के ऊपर मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ये दो पोल से मिलकर बना है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। और इनकी जो लाइनें हैं, इनका जो लाइनें हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ। तो ये जो है ये क्या है, दो मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या कौन सी फील्ड पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये जो रेज है, ये जो रेज है जब ये इससे पास होती है इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या होती है, तो क्या होती है, ये रेज जो है ये नीचे की तरफ कर्व होना शुरू हो जाते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, इस तरफ नीचे की तरफ आना, इनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाते हैं। मतलब ये जो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस जो लाइन है जो दो मैग्नेट के दरमियान, जो नॉर्थ से साउथ के दरमियान, ये जो लाइन है जो नॉर्थ से निकल रहे, इनकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, इस जो कैथोड रेज हैं ये क्या हो जाते हैं, ये बेंड हो जाती है। और याद रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है, याद रखना ये इस कैथोड रेज को ना रिपेल करता है और ना अट्रैक्ट करता है, बल्कि इसको क्या करता है, एक कर्व पाथ में एक इसको बेंड कर देता है नीचे की तरफ। और ये आपको पता है मैग्नेट जो है ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स इस तरह अप्लाई होती है कि ये जो रेज है ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं डाउनवर्ड, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन बिटवीन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। When they are passed through the magnetic field, the magnet neither attract nor repel the particle. ना तो मैग्नेट इसको रिपेल करता है और ना अट्रैक्ट करता है, बट क्या करता है, बहुत लाजमी, but causes them to move in a curved path perpendicular to the line between the poles of magnet. और एक दूसरी बात याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ मूविंग चार्ज, उस चार्ज पे जो क्या करो, जो मोमेंट में हो उस चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसको मतलब रोटेट करता है कर्व पाथ के अंदर। लेकिन ये जो रेस्ट में होता है, जो पार्टिकल्स रेस्ट में होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या है, अगर कोई पार्टिकल्स रेस्ट में है तब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको बेंड कर देता है, लेकिन उसको अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करते हैं, ये जो है ये रेस्ट वाले पार्टिकल्स को ना उसको अट्रैक्ट करता है, ना रिपेल करता है, और ना उसको किसी जो कर्व पाथ उसमें बेंड करता है। तो ये सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स के ऊपर क्या करते हैं, इसके असरात होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10, फॉगिंग इफेक्ट। फॉगिंग इफेक्ट क्या मतलब है, ये जो एक्स रे हैं, सॉरी जो कैथोड रेज हैं, ये जो यहाँ कैथोड से निकल रही है, ये जब इसके सामने हम कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, जब इसके रास्ते में हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं तो ये क्या करते हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला करना शुरू कर देते हैं, उसको धुंधला करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको उसके ऊपर जो अपीयरेंस है उसको ब्लैक करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर ये जो पहले जो कैमरे थे उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर जो कैथोड रेज हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो वो है एक फॉयल होते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, जब ये कैथोड इसके ऊपर पड़ते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, उसको धुंधला कर देता है। तो ये इसका क्या है, फॉगिंग। प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ जाते हैं, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ई और एम। ई किस चीज को शो करता है, चार्ज को, और एम मास उस इलेक्ट्रॉन्स का या कैथोड रेज का मास। अब इनके दरमियान जब एक इलेक्ट्रॉन्स का हम उसके ऊपर जो चार्ज है और उसका जो मास है, जब उसका हम रेशियो निकालते हैं, तनासब निकालते हैं, उसको चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पहले इसको समझते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो को हम कैसे निकालते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख ले, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इतने हैं, 1.6×10⁻19 कूलम, इतने चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केजी,
एक केजी इलेक्ट्रॉन्स का मास कितनी है, वो है 9.2 11 ज़रबे 10 की माइनस 31 केजी। अगर हम 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का मास मालूम करें तो वो कितनी होती है, वो होती है 9.11 ज़रबे 10 की माइनस 28 केजी। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मास AMU में मालूम करना चाहें तो कितनी है, 5.5 ज़रबे 10 की माइनस 4 AMU। अब हमारे लिए चार्ज टू मास रेशियो निकालना बहुत आसान है, अब यहाँ पे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। और एक चीज ये याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 1836 टाइम 1836 टाइम जो है वो प्रोटॉन से कम है और 1842 टाइम जो है वो न्यूट्रॉन से कम है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे हम चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं। अब हम चार्ज टू मास रेशियो किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम वैल्यूज को केजी में देखते हैं। ये जो चार्ज टू मास रेशियो है इन केजी, चलिए ये जो चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो इन केजी के मतलब 1 किलोग्राम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर जो मास है और उसके ऊपर जो चार्ज है, इसका रेशियो कितने निकलती है। यहां पर देख ले E डिवाइडेड बाय M, E से चार्ज कितना था 1.6 ज़रबे 10 के माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय मास कितना था 1 किलोग्राम पे 9.1 ज़रबे 10 माइनस की 31 kg। अब हम इसका जब डिवाइड करते हैं, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है 1.6 ज़रबे 10 की माइनस इसको जब हम डिवाइड करते हैं इनका वैल्यू निकलती है 0.175 ज़रबे 10 की माइनस, ये -31 है, ऊपर की तरफ जाएगा +31 हो जाएगा। तो अगर आप +31 से -19 निकाल दिए तो ये आपके पास -11 +11, क्योंकि ये -31 ऊपर की तरफ जाएगा +31 हो जाएगा प्लस, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो इतना कॉलम पर केजी। अब ये जो वैल्यू है ये 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इतनी होती है। अगर हम ग्राम में मालूम करना चाहें, अगर हम ग्राम में E चार्ज टू मास रेशियो इन ग्राम, अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का हम चार्ज टू मास रेशियो मालूम करना चाहे तो कितनी होती है। चार्ज तो सेम रहता है, यहां पर देख ले चार्ज कितने 1.6 ज़रबे 10 की माइनस 19 कूलम। मास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना था 9.11 ज़रबे 10 की माइनस 28 ग्राम। अब जब इसको डिवाइड करते हैं निकलती है ये वैल्यू 0.175 ज़रबे 10 की, ये कितनी हो जाएगी, ये -28 जब ऊपर की तरफ आएगा तो +28 हो जाएगा। तो इससे +28 से जब हम 19 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 10 के ऊपर, ये जो वैल्यू बच जाएगी इसे 3 निकाल दे, जब 3 निकलेगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। जब आप +28 से -29 19 निकाल देंगे तो 10 की 8 रह जाएगा कूलम पर ग्राम। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राम, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इतने होते हैं। अगर इसको आप राउंड अप कर देते हैं, इसको आप राउंड अप भी कर सकते हैं, ये कोएफिशिएंट को आगे आप लेकर आए, इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा 1.75 ज़रबे 10 की, ये वैल्यू जो है अगर आपने कोएफिशिएंट को बढ़ा दिया तो पावर कम हो जाएगी, ये 10th हो जाएगा कूलम पर केजी। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट
ये तो चार्ज टू मास रेशियो हमने निकाल दी, केस निकालते हैं। ये जो चार्ज टू मास रेशियो है, जब इसको आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर यहाँ पे कोई गैस है और इलेक्ट्रोड्स हैं, पहले मैंने किसी और मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए हैं और उसके अंदर जो गैस है वो हीलियम गैस है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मतलब चार्ज टू मास रेशियो वो इतनी निकली थी। अब अगर मैं गैस चेंज करूंगा, आपके पास जो इलेक्ट्रोड ये चेंज करूंगा, तब भी जो चार्ज टू मास रेशियो वो नहीं बदलेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है चाहे जिधर भी हो वही चार्ज रहेगा। आप जो भी केस इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर ले, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे उसको केजी में ले ले या ग्राम में ले ले या एएमयू में ले ले, उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी जगह पे, चाहे आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर ले या कोई भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर ले। तो इससे ये वाज़ह हुआ कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो जो आपके पास डिस्चार्ज के अंदर जो गैस है या जो इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमने लिखा है चार्ज टू मास रेशियो cathode rays or electrons remain same no matter which gas or electrode is used in the discharge tube। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।